नमस्कार साथियों, पिछले दो वीडियो में हम भाग एक और भाग दो दोनों को पढ़ चुके हैं। भाग एक भारत और भारत के क्षेत्र के बारे में और भाग दो भारत की नागरिकता के बारे में था। तीसरा जो अपना भाग है वो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग तीन है मूल अधिकारों के बारे में बात करता है, आर्टिकल 12 से 35 है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के चैप्टर मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकार होते क्या हैं? पता है, लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। तो जनता के पास कुछ शक्तियां तो होनी चाहिए। तो उन शक्तियों के लिए संविधान ने जनता को कुछ ऐसी पावर्स दे दी कि राज्य या सरकारें उनके ऊपर कुछ अत्याचार करें तो वो सीधे उसे न्यायालय के द्वारा निपटान करवा सके। क्या बोलेंगे उसको? अधिकार बोलेंगे। तो मूल अधिकार लिए कहाँ से गए? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1215 में ब्रिटेन के राजा ने जनता को शक्ति देने के लिए वहां के चार्टर के द्वारा एक मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया था, जो जनता को ताकत दे रहा था, जनता को शक्ति दे रहा था। और मूल अधिकार भी जनता को शक्ति देती है राज्य के अत्याचारों के खिलाफ। तो इसीलिए भी इसी को क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा। अगर मूल रूप से अपन देखें तो भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे, पर अभी 6 मूल अधिकार है। एक मूल अधिकार जो कि हटा दिया गया है, उसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया और उसे भाग 12 में आर्टिकल 300 ए में ले जाया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्यों? क्योंकि 1975 में आपातकाल के दौरान सरकार को भूमि अधिग्रहण में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो अब इसे मूल अधिकार हटा दिया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकारों की विशेषता के बारे में देखें तो मूल अधिकार न्याय योग्य हैं। अगर कोई आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप उसके लिए सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 में ये शक्ति दी गई है और उच्च न्यायालय के मामले में ये आर्टिकल 226 में शक्ति दी गई कि आप सीधे, अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे आप कोर्ट में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका लगा सकते हैं। क्या संसद इसमें संशोधन कर सकती है? बिल्कुल संशोधन कर सकती है, इन्हें बदल सकती है, जैसा कि संविधान संशोधन 44 में ऐसा किया गया अभी था। ठीक है, तो ये अपना संविधान की विशेषता के बारे में था। और इनकी और विशेषताएं जो हैं वो इन पूरे अधिकारों को पढ़ने के बाद में अलग से इनको एक बार दोबारा देखेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये शुरुआती तौर पर याद रखने वाली चीजें जो यहाँ बता दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल की शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से। 12वां आर्टिकल क्या बोलता है कि 12वां बात बताता है कि आप बहुत बार इसमें ये देखेंगे कि राज्य किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, स्टेट इस चीज के साथ ऐसा नहीं करता। तो वो स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब किसी राज्य से या अपने जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनके बारे में नहीं है। राज्य मतलब एक पूरे संपूर्ण रूप से एक नई परिभाषा है। इस परिभाषा में मैंने क्या बताया कि स्टेट किसे मानेंगे, हम किसे बोलेंगे स्टेट? केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, उनकी विधायिका को, और जो तीसरे स्तंभ है नगर पालिका, पंचायतें, उनको, या कोई निकाय है, कोई बॉडी है गवर्नमेंट की या संविधान की, वो, या फिर कोई ऐसी संस्था या निकाय जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, उनको भी, जो कि निजी है, उनको भी हम लोग स्टेट मानेंगे कि स्टेट हमारे ऊपर ये चीजें अत्याचार नहीं कर सकता या इनका हनन नहीं कर सकता। उस स्टेट के डेफिनेशन में ये चीजें आई। कौन कौन सी? केंद्र सरकार या लोकतंत्र के जो भी पिलर्स हैं वो, उनकी बॉडीज या उन बॉडीज के लिए कोई निजी निकाय उनके बिहाफ पे काम कर रहा है, वो सब आएंगे। ये बताया कि किसमें गया? आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में केवल स्टेट की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 क्या बताता है? आर्टिकल 13 बताता है कि अगर मूल अधिकारों के हनन से संबंधित कोई कानून अगर आ रहा है तो वो कानून मान्य नहीं होगा, वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें क्या क्या शामिल हो? कुछ भी हो सकता है, कोई कानून हो सकता है, कोई अध्यादेश होता है, कोई रूल हो सकता है, कोई कस्टम्स ऐसा जो अभी चल रहा है, वो मूल अधिकारों का अगर हनन कर रहा है तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बात बोलेगी, संविधान संशोधन अगर आता है तो वो इस पे लागू नहीं होगा, क्योंकि संविधान संशोधन क्या होता है? जो पहले से कुछ बना हुआ है उसी में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी केशवानंद भारती केस की जो बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है उसमें ये लागू जरूर होगी। दो आर्टिकल हमने देखे। 12 स्टेट की परिभाषा बताता है, 13 कोई ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, मान्य नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम मूल अधिकार अपने कौन कौन से हैं और शुरुआत करते हैं एक्चुअल चैप्टर की, जो कि शुरू होता है आर्टिकल
14 से हम हमारे पास टोटल 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 है। इसमें आगे 5 आर्टिकल, इसमें भी आगे 5 आर्टिकल। क्यों? क्योंकि 21 एक अलग से आर्टिकल और है, तो टोटल 5 5। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 से 24 के बीच में 2 आर्टिकल समाहित हैं। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 आर्टिकल तक का। उसके बाद में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो कि 29 और 30 का है। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 है। ये महत्वपूर्ण है, ये भी अधिकारों का अधिकार है एक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अधिकार से जो कि है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। तो हम शुरू करेंगे सबसे समानता के अधिकार में सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या है दोनों, ये भी समझते हैं। देखो, कानून के सामने सभी समान है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, बिजनेसमैन हो, गरीब हो। कानून की नज़र में सब एक प्राणी है, वो सबको एक नज़रिए से देखता है। तो राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, इक्वलिटी बिफोर लॉ से वंचित नहीं कर सकता किसी को। है क्या ये कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या बोलती है कि कानून की नज़र में सब समान है या कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सबसे ऊपर है। कैसे कि मान लो एक लड़की की स्कूटी सिग्नल तोड़ देती है और उसका चालान होने को आया। क्या होने को आया? चालान। और एक लड़के की बाइक भी सिग्नल तोड़ देती है तो उसका भी चालान होगा। अब होगा क्या? कानून तो क्या बोल रहा है कि हमारी नज़र में सेम है तो चालान दोनों के लिए सेम बनेगा। टू व्हीलर वाहन सिग्नल तोड़ा, चालान सेम होना चाहिए। तो दोनों कानून की नज़र में सभी समान रहे। बात ये जरूर अलग है कि वहाँ उपस्थित व्यक्ति के पास में आप अपनी बात बोलोगे, वो माने कि नहीं। मान लो ऐसे भी छोड़ दे आपको, लड़की बोले कि सर मैं तो रात भर बेबी से बातें कर रही थी, मैं तो पूरी रात सोई नहीं, सुबह उठ के आई, मैं तो दिमाग से निकल गया, हेलमेट ही नहीं है। तो प्लीज़ सर, अंडरस्टैंड सर, लेट मी गो सर, प्लीज़। मान जाएगा, छोड़ देगा। और लड़का ऐसे बोले तो शक से और देखेगा कि ये पुरुष है कि नहीं, प्लीज़ मान जाइए ना। अलग से और मारेगा कोई पेनल्टी आपके ऊपर, तो आपको लंबी लंबी फेंकनी पड़ेगी कि सर मेरी कॉलोनी का माए मर्डर होगो, मैं तो कंप्लेन लिखाने जा रहा हूँ मेरी आंखें के सामने मेरे को सर। लंबे लंबे लगाने पड़ेंगे तब जाके छोड़ेगा भाई आपको। ठीक है, लड़कों के साथ ऐसा ही होता है भाई। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है कि कानून के नज़र में सब सेम है। दूसरी परिभाषा क्या है अपनी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या बोलता है ये कि समान परिस्थितियों या समान स्थितियों के साथ में समान व्यवहार हम लोग करेंगे। ऊपर वाले से रिलेट का दूसरा एग्जाम्पल मैं ये देखता हूँ कि महिला को जो मैटरनिटी लीव मिलती है वो मिलती है 26 वीक की, और एक पुरुष को पैटर्निटी लीव जो मिलती है वो मिलती है 15 दिन की। बताओ कितना डिफरेंस है दोनों में। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर उनको आप 26 वीक या 6 महीने की दे रहे हो, हमें 15 दिन की ही मिल रही है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्थितियां समान नहीं है, उनकी स्थिति थोड़ी अलग है, तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, आपको कम दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, इसी वजह से ये दुविधा आई है। तो क्या बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? ये बोलता है कि समान परिस्थिति हम समान व्यवहार करेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने ब्रिटेन से ली थी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने अमेरिका से लिया। ये थोड़ी सकारात्मक परिभाषा है। जैसे अपन टैक्सेस में देखते हैं कि 12 लाख तक का भी जैसे टैक्सेशन कर दिया कि 12 लाख से नीचे आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 12 से ऊपर जा रहे हैं तो रेट चेंज हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दायरा बढ़ता जा रहा है उनके ऊपर टैक्स और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब मान लो आपके ऊपर भी ये बोल दिया जाए कि सर सबको 5 लाख रुपए टैक्स का भरना पड़ेगा। अब आप बोल रहे हैं कि मेरी 6 लाख तो इनकम है, 5 लाख का टैक्स कैसे भर दूँ? पर जिसकी 50 लाख की इनकम है उसको बोल रहे कि 5 लाख का सीधा टैक्स भरो तुम, तो वो तो भर सकता है, पर 6 लाख वाला आदमी थोड़ी भर सकता है। तो इक्वलिटी नहीं है तो आप उस पर ये चीज़ लगा ही नहीं सकते। तो ये है कि समान अगर स्थिति परिस्थिति है तो उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। थोड़ी सकारात्मक परिभाषा है कानून की। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आर्टिकल 361 में क्या बोलता है कि राष्ट्रपति या राज्यपालों को छूट दी गई। जैसे कि किसी न्यायालय में राज्यपाल या राष्ट्रपति को गवाही के लिए नहीं बुला सकते आप। आपको बुलाया जा सकता तो आपको जाना ही पड़ेगा, पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं बुलाया जा सकता। दूसरी चीज, 2 महीने का नोटिस के बाद में उन्हें अरेस्ट किया जाता है, 2 महीने तक उसको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। आपको तो तुरंत उठा के ले जाएंगे।
कि चाल बैठे गाड़ी में घाल के लेगा। तो इसमें कुछ विशेषाधिकार भी है। जैसे संसद के भी कुछ विशेषाधिकार है। जैसे आर्टिकल 105 में सांसद संसद में भाषण दे सकता है, पर क्या आप दे सकते हैं? नहीं, उन लोगों को विशेषाधिकार दिया गया है। तो कुछ अपवाद भी। तो हमने क्या देखा कि आर्टिकल 14 में दो चीजें बताएंगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी समान है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि हम स्थिति परिस्थिति के अनुसार उनके साथ व्यवहार करेंगे, थोड़ी सकारात्मकता दिखाएंगे। तो आर्टिकल 14 अपना हो गया। आर्टिकल 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 क्या बताता है कि कोई भी राज्य आपको इन 5 आधार से आपके साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। ये 5 आधार हैं, इनको याद कैसे करेंगे? ये आपके जन्म से संबंधित हैं कि एक आपका जन्म कहाँ हुआ, जन्म के टाइम आपका लिंग क्या था, पुरुष या महिला या फिर लड़का या लड़की, जाति किस जाति में हो, आपका वंश कौन सा है, और उसके बाद में आपने धर्म कौन सा अपना है। इन 5 आधार हैं, इन 5 आधार पे आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। इंपोर्टेंट बात क्या है? इंपोर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 15 में लिखा गया कि केवल इन आधारों पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि केवल ये 5 आधार है, इन पे आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर इसके अलावा कुछ है तो उस आधार पे आपके साथ में भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं ये बोलूं, मान लो कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम है, उसमें ये बोल जाए कि किसी बंदे के पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब आप 12th पास, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि आपके साथ तो भेदभाव, आर्टिकल 15 आ गया मेरे, तो यहाँ मेरे साथ तो भेदभाव किया जा रहा है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 15 ये बोलता है कि 5 आधार है, इन 5 आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। बाकी के तो आधार पे किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं हम। तो क्या बोल रहे हैं कि राज्य या स्टेट इन 5 आधारों पे किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। इसका दूसरा वाक्य क्या बोल रहा है कि जो भी सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो होटल हो या तालाब हो, उनमें पहुंचने से किसी को वंचित नहीं किया जाता। उसको ये नहीं बोला जा सकता कि भाई साहब आप इस जाति के हो तो आप यहाँ नहीं आ सकते। ये बोलना अनुचित है, बिल्कुल ही मान्य नहीं है। तीसरा क्या बोल रहा है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं राज्य के द्वारा। चौथा क्या बोलता है कि पिछड़े वर्ग, कौन से पिछड़े? सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं राज्य के द्वारा। पांचवा बोलता है कि इन पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। छठवां क्या बोलता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण होगा। आर्टिकल 15 में 6 हिस्सों में हमने इसको देख लिया। क्या? मूल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, और नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच से कोई वंचित नहीं कर सकता। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं, पिछड़े वर्गों के लिए भी प्रावधान किए जा सकते हैं, और इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था। ये 6 चीजें थी, हमने आर्टिकल 15 में देख ली। आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है अवसरों की समानता के बारे में। अवसरों की समानता कि लोक नियोजन में सभी को, नागरिक को समान अवसर प्रदान किए जाए। कोई भी स्टेट वही 5 चीजें, इन आधारों पे भेदभाव नहीं कर सकता। इसके आगे कि लोक नियोजन में कुछ पदों के लिए स्थानीय लोगों की प्राथमिकता दी जा सकती है, कि मान लो राजस्थान से है तो ये बोला जा सकता है कि ये पद तो केवल और केवल राजस्थान से है। इतने सारे पद, 5,000 पद हैं, 4,000 पद हम केवल राजस्थान के लोगों को ही लेंगे, ये प्राथमिकता लगाई जा सकती है। ठीक है। चौथा क्या बोलता है? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात करता है। इसके लिए ओबीसी के लिए देखो, ओबीसी के लिए पहला आयोग बना था कालेलकर आयोग 1953 में, दूसरा बनता है मंडल आयोग 1779 में। इस टाइम मंडल आयोग ने क्या बोला? 2 प्रकार की रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने, कि एक तो 27% आरक्षण दो ओबीसी को, और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दो। सरकार ने ये लागू भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस भी हुआ। केस हुआ इंदिरा साहनी मामला, जिसे मंडल केस के नाम से भी अपन जानते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि 27% ओबीसी आरक्षण आप दे रहे हो, ठीक है, दे दीजिए आप, लेकिन उसमें क्या रखा कि 50% तो एक ओवरऑल आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, ओबीसी में आप एक नई पहचान डालेंगे क्रीमी की, क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर बना देंगे। क्रीमिलेयर जो है उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाए जैसे वो एक जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, और नॉन जो क्रीमिलेयर है वो ही एक, चलो ओबीसी माने
जाएंगे। क्रिमिनल कौन लोग होते हैं, जैसे मान लो वो ग्रुप ए ऑफिसर है तो वो क्या होगा, क्रिमिनल में आ जाएगा, तो उसकी संतानों को आरक्षण, ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। 10% ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण की बात की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया कि ये मान्य नहीं है। ये कब की बात है, मंडल केस की 1992 में जो निर्णय है, जिसे इंदिरा साहनी केस भी कहते हैं। इसी में चौथे पार्ट में एक और क्या बोला कि एसटी एससी जो है उनको प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। ये 77वें संविधान जो है फिर से जोड़ा गया है, ये 1995 में दिया गया। जबकि ये भी मंडल केस का ही हिस्सा था कि एस टी एस सी है जो है इनको प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात एक और क्या, कि जो पीछे के कोई पद रिक्त हो गए हैं उनको अगली बार वापस से जोड़ा जाए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैकलॉग। तो इनको भी आगे जाके दोबारा जोड़ा जाए। कैसे, कि मान लो इस बार 10 वैकेंसी आई जिसमें से 5 पद आरक्षित थे, और इसमें से मान लो 2 ही पद भरे गए, बाकी 3 जो पद थे वो खाली रह गए। मान लो अगली बार वैकेंसी आती है 20, और इसमें से क्या बोला गया कि 10 वैकेंसी आरक्षित है, लेकिन सरकार क्या बोल रही है कि जो पीछे की 3 वैकेंसियां जो खाली रह गई थी, इन वैकेंसियों को भी यहाँ लाके शामिल किया जाए। 3 वैकेंसियां इसमें जोड़ के कितनी आएंगी, टोटल 13 वैकेंसीज किनके लिए लाई जाए, आरक्षित वर्ग के लिए लाई जाए। तो ये जो बैकलॉग होता था उसको भी जारी रखने की बात की गई। तो जो पीछे के रिक्त पद थे उनको भी दोबारा जोड़ के लाने की बात की गई। आर्टिकल 14(5) में क्या बताया गया कि जो धार्मिक पद होते हैं उनमें ये आप प्रतिबंध लगा सकते हैं कि उसी धार्मिक व्यक्ति को हम नियुक्त करेंगे, ये प्रतिबंध बिल आप लगा सकते हैं। क्या देखा आपने, 3 आर्टिकल अधिकारों में। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में क्या था, 5 आधारों पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। 5 आधार कौन कौन से थे, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, जाति और मूल वंश। छठवां क्या है, अवसर की समानता, जिसमें हमने देखी 5। आर्टिकल 64 क्या था, ओबीसी के बारे में था, जिसमें इंदिरा साहनी केस आता है, क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल बना दिया जाता है। ये आर्टिकल अपना 16 हो गया। आर्टिकल 17 पे आते हैं। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में बात करता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत या फिर अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, कि अगर कोई अनटचेबिलिटी का अभ्यास करता है तो वो क्या है, दंडनीय है। पर हम संविधान के या किसी भी कानून की बात करें तो अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता अभी तक परिभाषित नहीं है कि वो छुआछूत है या टच है, गोचा है, क्या है, कुछ पता नहीं। आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 क्या बोलती है, उपाधि के उन्मूलन की बात करता है कि किसी को कोई उपाधि हम लोग नहीं देंगे। किन किन उपाधियों को छोड़ के, केवल 2, एक सैन्य उपाधि और दूसरी शिक्षण उपाधि। इसके अलावा किसी प्रकार की उपाधि के बारे में ये बात नहीं कर सकता। शैक्षणिक उपाधि कौन सी, जैसे कई बार आप अपने नाम के पहले ये लगा देते हैं डॉक्टर, पीएचडी वीएचडी कर ली, डॉक्टर लगा लिया, तो ऐसे नाम के पहले शैक्षणिक उपाधियां लगाई जा सकती हैं। पर जैसे आप एक नॉर्मल वे में लगा देते कि एंजल प्रिया, तो ये एक उपाधि आप नहीं लगा सकते, ठीक है। पर सैन्य जैसे कर्नल मेजर वगैरह लगाते हैं, और शैक्षणिक में देखते हैं डॉक्टर वगैरह, हम लोग ये सब देखते हैं, तो ये उपाधियां लगा सकते हैं। बाकी कोई भी उपाधि जैसे राजा, महाराजा, बहादुर शाह जफर नहीं लगा सकते आप ऐसी उपाधि। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय पुरस्कार की, जैसे भारत रत्न ये प्राप्त होते हैं, तो ये भी उपाधियां भी अपने नाम के पहले नहीं ला सकते। भारत रत्न प्राप्त आचार्य देवाई, कब शुरू हुई है, राष्ट्रीय पुरस्कार 1954 में शुरू हुए थे, 77 में एक बार बंद हुए, फिर से दोबारा चालू हो गए 1980 में। 2 आर्टिकल और हो गए, कौन सा, अनटचेबिलिटी के बारे में और दूसरा उपाधियों का अंत के बारे में। तो ये पूरे 14 से लेके 18 तक जो आर्टिकल थे वो समानता के अधिकार में बताते हैं। हमने एक एक करके सबको डिटेल से पढ़ लिया है, इसमें यही है। अगला अपना अधिकार जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। तो शुरू करेंगे पहले आर्टिकल से, आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। क्या है आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों के बारे में बात करता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ दी गई है। पहले ही भाग में 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी। पहली है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि आप बस बोलते रहो। दूसरा, शांतिपूर्ण सभा की, बिना हथियारों के आप सभा कर सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं। तीसरी जो है वो है
कि संगठन या यूनियन या सहकारी समिति जो 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ी गई, तो ये आप यूनियन और संगठन भी बना सकते हैं। अगला जो है वो कि आप पूरे देश में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। उससे आगे आप निवास कर सकते हैं। उससे आगे वो संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति बना सकते हैं आप, और व्यापार कर सकते हैं। ये प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई अभिव्यक्ति में। दोबारा देखें एक बार कैसे याद करेंगे कि मान लो आपने दिया भाषण और फिर की सभा। भाषण दिया, सबको इकट्ठा किया, सभा की और बोला कि हम एक संगठन बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे और पूरे देश में फैल जाएंगे। संगठन बनाया और पूरे देश में फैल गए, आवागमन गमन करने लगे और देश देश में जाके निवास करने लगे, हर जगह जाके निवास करने लगे। और निवास करके आपने वहाँ प्रॉपर्टी खरीद ली, संपत्ति खरीदी, और संपत्ति खरीद के वहीं बिजनेस करना शुरू कर दिया, धंधा करना शुरू कर दिया, और आप पूरे देश में फैल गए। बताओ, कमाल की योजना आपकी, हर कहीं अपने पावर कमा ली। किसी की कि भाषण दिया, लोगों को इकट्ठा किया और सभा बनाई, सभा बना के उन्होंने संगठन बनाया, संगठन बना के क्या बोला कि सब पूरे देश में घूम जाओ, आगमन किया, आह्वान करके वहाँ निवास करने लगे, निवास करके वहाँ थोड़ी संपत्ति खरीदी, संपत्ति के साथ में आपने कुछ धंधा शुरू किया और सब कुछ सेट हो गया आपका। तो ये है 6 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें आप ये देखेंगे बीच की जो संपत्ति का जो अधिकार है वो 44 विधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। कौन किस में था? एफ में। तो आप पढ़ेंगे कभी तो सीधा पढ़ेंगे आप ए बी सी डी ई, और बीच में संपत्ति को हटा देना, सीधे किस पे आ जाना? धंधे पे, पैसे पे, व्यापार पे। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। पर क्या गवर्नमेंट सार्वजनिक व्यवस्था के लिए इन पे उचित प्रबंधन भी लगा सकती है कि ये आप व्यवस्था बिगाड़ रहे हो तो प्रबंधन लगा सकती है कि आप सभा नहीं कर सकते, या भाषण नहीं दे सकते, या यूनियन नहीं बना सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। ये चीजें गवर्नमेंट लगा सकती है। इन्हीं के साथ में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें कुछ और जो अधिकार है वो इन्हीं में ही निहित हो गए, इन्हीं में ही समा गए। कौन कौन से अधिकार है? कि जैसे प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं अपन, तो ये एक अभिव्यक्ति में ही आ गया। सूचना के अधिकार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये अभिव्यक्ति में ही आ गया। तो बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो एक एक अभिव्यक्ति की जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अंदर ही ऐसे बहुत सारे अधिकार आ गए हैं। जैसे मौन का अधिकार भी आ गया। बेबी नाराज हो जाती है और फोन नहीं उठाती, उठा लेती तो बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि बेबी को पता है कि मौन का अधिकार है, उसके बाद चुप्पी साध लेती, कुछ नहीं कहती। बताओ कैसे चलेगा? उसको पता है, उसका अधिकार है, कुछ कह भी नहीं सकते, नहीं तो सीधा कोर्ट में जाएगी बाबा, नीले ड्रम में मिलोगे आप। ये था अपना क्या? अभिव्यक्ति की सुंदरता। कुछ छोटे मोटे चीजें जो कि हैं, इतनी रिलेवेंसी नहीं है इनमें कि आम लाइक हो। जैसे कि आप दल तो बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, पर आप हड़ताल नहीं कर सकते, ये ऐसा है। तो 19वां आर्टिकल क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। आते हैं 20वें आर्टिकल पे। 20वां आर्टिकल जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में से संरक्षण के बारे में क्या बोलता है, किन चीजों से संरक्षण देता है? 3 प्रकार की। एक कि एक तो पूर्वव्यापी आपराधिक कानून के लिए आपको सजा नहीं दी जा सकती। कौन से पूर्वव्यापी? मतलब कि मान लो आपने 2025 में कोई क्राइम किया, ठीक है, और आपको ये बोला गया कि आपको 2019 में जो कानून था या जो उस टाइम कानून में व्यवस्था थी उस आधार पे आपको सजा दी जाएगी, कतई नहीं हो सकता। 2025 में क्या बोला? जब आपने क्राइम किया तब कानून व्यवस्था क्या थी, तब कानून की स्थिति क्या थी, उस टाइम क्या लिखा हुआ था, उन चीजों के आधार पे आपको सजा मिलेगी। कौन से कानूनों में? सिर्फ और सिर्फ आपराधिक कानूनों में। लेकिन सिविल सिविल और जैसे टैक्सेशन के मैटर आते हैं, इनमें ये ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव या पीछे से भी लगा सकते हैं। जैसे आप ये बोल रहे हैं कि मान लो आज के समय में 10% इनकम टैक्स मान लो गवर्नमेंट ले रही है, सीधा सीधा एक एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट आज ये बोल दे कि सर हम रेट्रोस्पेक्टिव से 20% टैक्स लेंगे 2020 से, तो आपको पिछले 5 साल में 10% जो एक्स्ट्रा टैक्स हो गया वो वापस से जमा कराना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट लेगी आपसे। गवर्नमेंट ने क्या बोल रहा है कि हम 2020 से लागू, आज नियम आज लेके आए, कानून आज लेके आए, लेकिन 2020 से लागू कर रहे हैं पीछे से। आप बोले सर हमारे पास तो 10% इनकम टैक्स के लिए बात बोल रखा था इतने, परंतु गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं 2020 से 20% दो आप, 10% जमा करा तो 10% एक्स्ट्रा वो ले लेगी। तो टैक्सेशन और सिविल मामलों में ऐसी बातें की जा सकती है, लेकिन आपराधिक चीजों में ऐसी चीजें नहीं की जा सकती। पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोल रही कि किसी भी क्राइम के लिए आपको दोहरी सजा नहीं दी जा सकती, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा,
स्वारोपण नहीं किया जा सकता कि मत आप खुद की गवाही नहीं दे सकते। जैसे पुलिस वाले कहते हैं कि लिख दे, इस पे साइन कर दे। मान्य नहीं है ऐसी चीजें कि आप खुद की गवाही दे रहे हैं कि सर क्राइम मैंने ही किया था। नहीं पॉसिबल है, ये चीजें मान्य नहीं है, कोर्ट में मान्य नहीं, पुलिस वाले करते हैं, ठीक है। पर आप उंगलियों के निशान देना, जैसे आपसे बोलेंगे अंगूठे के निशान दे दो, तो ये चीजें, ऐसा नहीं है कि ये चीजें आप अपने खुद के खिलाफ गवाही दे रहे हो, तो ऐसी चीजें की जा सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 क्या है कि जो दोष सिद्धि है उनके संरक्षण से संबंधित कुछ अधिकार आपको देता है। तो दूसरा अधिकार अपना क्या था, स्वतंत्रता का, जिसमें दो आर्टिकल हमने देख लिए। कौन सा, 19 जो क्या करता है, अभिव्यक्ति की बात करता है, और 20 दो सिद्धि से संरक्षण की बात करता है। अब आते हैं अपन आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। क्या बोला गया है इसमें, इसमें दो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। एक, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है दोनों, एक बार आराम से देखते हैं। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ की मतलब कानून में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। क्या होगी, कोई प्रोसेस हो गई वो, ठीक है। अगले वाला ड्यू प्रोसेस क्या बोलता है, ड्यू प्रोसेस ये बोलता है कि कानून में कुछ लिख दिया और आपने अंट कुछ भी लिख दिया तो क्या ये मान्य हो जाएगा क्या, कतई नहीं। तो वो एक ड्यू प्रोसेस, एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, वो मान्य होना चाहिए। कैसे, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो गवर्नमेंट ये बोलती है कि रात को 10 बजे बाद में कोई बाहर नहीं निकलेगा, कानून में लिख दिया, सही है, ठीक है। दोबारा मान लो उसने ये बोल दिया कि 10 बजे बाद अगर कोई निकल रहा है, कोई लड़का भी अगर निकल रहा है तो सब चुन्नी डाल के आएंगे, और वो चुन्नी कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। अब बताओ क्या ये बात सही है क्या, है। पहले वाले ने बोला कि 10 बजे बाद नहीं निकलना, मतलब हो सकता है ये कानून सही हो सकता है, कोई भी स्थिति परिस्थिति ऐसी रही होगी जिस वजह से गवर्नमेंट ऐसा बोल रहा है कि 10 बजे बाद आप नहीं निकल सकते। पर ये बोलते कि 10 बजे बाद अगर आप निकल रहे हो तो लाल चुन्नी पहन के आना। अब बताओ ये क्या प्रक्रिया सही है क्या, ड्यू प्रोसेस हुई क्या। यही बात ये है, कानून के अंदर कुछ लिखा हुआ अगर उसके अलावा कुछ है तो आप उस चीज से हमें वंचित नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एक केस हुआ कि गोपालन केस 1950, जिसमें कोर्ट ये बोलता है कि हमें सिर्फ कानून से मतलब है, कुछ लिख दिया हमें उस चीज से मतलब है, तो सही है कि नहीं इसकी गारंटी हम लोग नहीं देते। इसके बाद में एक और केस होता है, कौन सा, मेनका गांधी केस, बहुत ही बढ़िया केस, इंपॉर्टेंट है, 1978 में, जिसमें कोर्ट ने बोला कि हम ड्यू प्रोसेस को भी स्थापित करेंगे। कानून तो आ गया पर वो सही है या नहीं है इसकी भी जांच हम लोग करेंगे। अब आर्टिकल 21 में ही बहुत सारे जो प्राण और देश के अंदर बहुत सारे इसी में ही नियत है। जैसे एक सबसे बढ़िया पुत्र स्वामी 2017 में आया केस, उसमें क्या बोला कि गोपनीयता भी मौलिक अधिकार है, प्राइवेसी। प्राइवेसी भी क्या है, आपका अधिकार है, ठीक है। दूसरा, पहले जीवन जीने का अधिकार था, पर एक और बात जोड़ी गई क्या कि जीवन भी गरिमापूर्ण होना चाहिए, ऐसे नहीं कुत्तों की तरह हांटते रहो, गरिमापूर्ण जीवन जीने का आपको भी अधिकार है। बहुत सारे ऐसे हैं कि आप मुफ्त में कानूनी सहायता, आप विदेश भी जा सकते हैं, विदेश जाने की भी है। दूसरी चीज, नींद का अधिकार भी आपको है। सुबह घर वाले जगा रहे, मस्त सो, आप तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बोल दो घर वालों की कोर्ट में भाग जाऊंगा अगर नींद में जगाए तो, पड़े रहो आप बस। तो ये था आर्टिकल कौन सा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आगे का अधिकार देखते हैं अपन। आगे का अधिकार 21 जो कि शिक्षा का अधिकार है। 21A शिक्षा का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़े गया। क्या बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। किसके लिए, राज्य के लिए बोला गया कि सबको जो कि 6 से 14 साल के हैं उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। राज्य ऐसा करेगी, कौन सी शिक्षा देगी, प्राथमिक शिक्षा। इसके लिए गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए, कब, 2009 में लेके आए। इससे संबंधित कुछ चीजें और हैं, जैसे डीपीएस में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 45 नीति निर्देश तत्व, जिसमें क्या बोला कि माता पिता क्या करेंगे, 0 से 6 साल के लिए प्राथमिक देखभाल करेंगे। इसी के साथ कर्तव्य में भी बोला गया, कौन से में, के में। कर्तव्य कहाँ है, 51A में। उसके भाग कौन सा, के में क्या बोला कि माता पिता का भी ये कर्तव्य
है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा दिलवाए। हो गया ये। याद कैसे रहेंगे इसको? देखो, इसके लिए दो चीजें आपको याद रखनी है। कौन सी? एक तो याद रखना आपको 14, और एक आप रखना 9 2 11। दोनों चीजें आपको याद रखनी। अब इनका मतलब क्या है कि 14, 14 का मतलब 6 से 14 साल के बच्चे। और संशोधन कौन सा आया? 8 और 6, कौन सा? 86वां। हो गया 14। कब आया? 2002 में। ये रहा 2002 में ये आया। ठीक है। नो को आपको दो तरीके से आपको देखना है कि एक, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? 2009 में। और इससे संबंधित एक और अनुच्छेद जो कि किसमें है? डीपीएसपी में। 4 और 5 कितना? 9 में। 11 क्या है? 11 आ गया आपका कर्तव्य में। 11 मतलब के, क्यों कर्तव्य कहाँ है? 51 में। और उसके में, उसमें भी के नंबर पे क्या है? ये वाला, माता पिता का कर्तव्य। ठीक है। तो समझ में आया? दोबारा एक बार दोबारा देखते हैं कि 14, 14 में दो चीजें, 6 से 14, और 8 और 6, 14 86वां। एक 9 2 11 में, दो का मतलब 6 संशोधन, संशोधन कब आया? 2002 में। 9 का मतलब 2009 में। तो क्या है? एक तो आरटीई एक्ट आया, और एक आर्टिकल 4 और 5, 9 हो गया। 11 का मतलब क्या है? के। कौन सा? 51 का केवा भाग, ये भी शिक्षा से संबंधित है। तो आर्टिकल 21 भी अपना हो गया। और इसके बाद में आते हैं आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध आपको संरक्षण प्रदान करता है। दो चीजें, गिरफ्तारी और नजरबंदी। क्या है दोनों में फर्क? दोनों में फर्क ये है कि एक में क्राइम किया हुआ आदमी है, और एक में क्राइम तो किया नहीं, कर सकता है। गिरफ्तारी मतलब जैसे मान लो किसी ने चोरी कर ली और उसको पुलिस उठा के ले गई, तो वो क्या हो गया? अरेस्ट हो गया। ठीक है। पर कोई आदमी दंगा भड़काने वाला, अभी भड़काया नहीं है, भड़का सकता है ये कोई आदमी, उसको उठा लिया, तो क्या वो अरेस्ट थोड़ी है? नहीं, वो डिटेन है। उसको क्या बोल देंगे? डिटेंशन। तो दो प्रकार की चीजें ये हैं। क्या है कि पहला क्या है कि दंडात्मक नजरबंदी है, जिसमें क्या करते हैं? अपन अरेस्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको बताना पड़ेगा कि भाई हम इसलिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाके पेश करना पड़ेगा, उठा के पटको उधर। ठीक है। और उसको कानून का प्रतिनिधि, या फिर वो अपन ऐसा बोल सकते हैं वकील करने का भी उसको अधिकार होगा। कौन से में? जब अरेस्ट किया हो। अरेस्ट कौन सा? क्राइम के लिए उसको दंडित किया गया हो। अगला क्या है? प्रिवेंटिव, कि मान लो कोई आदमी दंगा भड़काने वाला है, तो हम पहले से ही प्रिकॉशन ले रहे हैं, पहले से सावधानी बरतते हुए उसको उठा लेंगे। तो ये क्या कहते हैं? 3 महीने तक इसको आप डिटेन कर सकते हैं, बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना। सलाहकार बोर्ड ये भी न्यायाधीश ही बैठते हैं इसमें, और उससे अगर ज़्यादा चाहिए तो आपको इनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये थे अपने आर्टिकल 22 तक, जिसमें दो अधिकार हमने देखे। दो अधिकार कौन कौन से देखे हमने? एक देखा समानता का अधिकार, जो कौन कौन से जाएगी? 14 से लेके 18 तक। और दूसरा जो था वो था स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमने देखा 19 से लेके 22 तक। तो ये आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है। बचे हुए जो अपने अधिकार हैं 4, उनको अगले वीडियो में देखेंगे। उसके साथ साथ में कुछ आर्टिकल जो मूल अधिकार से संबंधित बच गए हैं, उनको भी अपने अगले वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।